इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं की पहचान वाला वो क्षेत्र आज के इस प्रशासनिक राज्य में बदल कैसे गया। सोचिए जरा, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने अपने अंदर कई सदियों की अनकही कहानियां समेट रखी हैं। अगर हम इस राज्य की असली पहचान की बात करें तो इसकी नींव बहुत बहुत पहले रखी जा चुकी थी। इसका जो असली प्राचीन नाम था वो था विहार, और विहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। दरअसल प्राचीन भारत के इस उत्तर पूर्वी हिस्से में बौद्ध भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, और बस उनका यही निवास स्थान इस महान भूमि की सबसे पहली पहचान बन गया। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में दो बहुत अलग बातें हैं। एक तरफ यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है जो हमें बिहार के बारे में सबसे पहली और एकदम पुख्ता जानकारी देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का जिक्र है और वहां के लोगों के लिए किकट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इस शब्द को निम्न जाति के संदर्भ में देखा गया था। है ना, एकदम अलग अलग बातें। खैर, इसके बाद इतिहास की गाड़ी अचानक से स्पीड पकड़ती है और हम सीधे मध्यकालीन युग में आ जाते हैं। कहानी शुरू होती है बख्तियार खिलजी से। ये वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने बिहार और बंगाल पर जीत हासिल की। करीब 1197 ईस्वी में इसने बिहार शरीफ पर पहला बड़ा हमला किया और कब्जा जमा लिया, और इसके कुछ ही समय बाद शुरुआती सल्तनत काल में इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान बन गया जिसने बिहार को आधिकारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। तो इस पूरी उथल पुथल में एक सबसे अहम बात जो हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि मिन्हाज सिराज की एक बहुत ही मशहूर किताब है, तबकाते नासिरी। ये किताब सिर्फ इन तुर्की और मुस्लिम आक्रमणों का ब्यौरा ही नहीं देती, बल्कि इसी में पहली बार लिखित रूप में बिहार शब्द का इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहीं से वो प्राचीन विहार शब्द बिहार के रूप में इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब सिर्फ जीतने से तो काम चलता नहीं, राज भी तो करना था। तो इल्तुतमिश ने वहां एक प्रॉपर फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया। उसने मलिक जानिक नाम के व्यक्ति को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया। मतलब अब मलिक जानिक इस पूरे इलाके का पहला कानूनी प्रमुख और प्रशासक बन चुका था। सिस्टमैटिक कंट्रोल की शुरुआत यहीं से हुई। समय के साथ सत्ता की चाबियां भी बदलती रहीं। 1580 ईस्वी में सम्राट अकबर ने इसे एक बेहद अहम मुगल प्रांत का दर्जा दे दिया। उस समय मुगलों के 12 बड़े प्रांतों में बिहार एक वीआईपी सूबा हुआ करता था। पर फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। 1757 का प्लासी का युद्ध और फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। इन दोनों में भारतीयों की भारी हार ने सब कुछ पलट कर रख दिया। नतीजा ये हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे सीधे बिहार, बंगाल और उड़ीसा से टैक्स यानी भू राजस्व वसूलने की पावर मिल गई। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तब बिहार पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में ही फंसा रह गया था। लेकिन दिसंबर 1911 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में एक ऐतिहासिक घोषणा कर डाली, और फाइनली 22 मार्च 1912 को वो दिन आ ही गया जब विशाल बंगाल महाप्रांत से अलग करके बिहार को एक नए और स्वतंत्र राज्य की पहचान मिल गई। लेकिन जरा रुकिए, इतने बड़े बंगाल प्रांत से अलग होकर अपनी एक अलग पहचान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे कुछ बेहद दूरदर्शी नेताओं की दिन रात की मेहनत थी। खास तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विजनरी लोगों का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। तो इस शानदार ऐतिहासिक सफर के बाद आइए अब हम आज के प्रेजेंट डे बिहार पर फोकस करते हैं। अगर हम आज के सटीक भौगोलिक ढांचे को देखें तो ये राज्य बिल्कुल 4 मुख्य सीमाओं से घिरा हुआ है। चलिए मैप के जरिए समझते हैं कि आज का आधुनिक बिहार असल में दिखता कैसा है। मैप के एकदम टॉप से शुरू करते हैं। उत्तरी छोर पर एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल बॉर्डर है जो सीधे नेपाल से जुड़ता है। और ये कोई छोटी मोटी बाउंड्री नहीं है, ये पश्चिम चंपारण से शुरू होकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरेरिया और एकदम आखिर में किशनगंज तक जाती है। मतलब पूरे 7 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को टच करते हैं। है ना कमाल का विस्तार। अब थोड़ा नीचे की तरफ यानी मैप के पूर्वी हिस्से में आते हैं। ये हिस्सा थोड़ा छोटा जरूर है और ये पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस पूरी पूर्वी पट्टी में सिर्फ 3 जिले आते हैं,
किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। भले ही यहाँ जिले कम हैं, लेकिन कल्चरल और ज्योग्राफिकल नजरिए से ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है। अब नजर डालते हैं दक्षिणी सरहद पर। ये झारखंड के साथ एक बहुत ही लंबी और मजबूत बाउंड्री बनाती है। पूरे 8 जिले इस लाइन पर बैठे हैं। जरा इसके फैलाव को इमेजिन कीजिए। ये रोहतास के पठारों से स्टार्ट होती है और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर से होते हुए सीधे कटिहार तक खिंचती चली जाती है। लिटरली एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल जर्नी। और अंत में इस पूरे जियोग्राफिकल लूप को पूरा करती है हमारी पश्चिमी सीमा, जो उत्तर प्रदेश से जाकर मिलती है। ये हिस्सा भी काफी विशाल है और इसमें भी पूरे 8 जिले आते हैं। दक्षिण में रोहतास से शुरू होकर कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज को कवर करते हुए ये वापस उसी पश्चिम चंपारण पर पहुंच जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। इस तरह पूरा का पूरा राज्य एक परफेक्ट घेरे में लॉक हो जाता है। और एक और बात जो सच में फैसिनेटिंग है वो ये कि ये पूरा मैप एक जिक्सॉ पजल की तरह आपस में कैसे फिट बैठता है। हमारे पास 4 ऐसे यूनिक कॉर्नर वाले जिले हैं जो एक साथ 2-2 बॉर्डर्स को टच करते हैं। पश्चिम चंपारण नेपाल और यूपी दोनों से जुड़ता है, किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से, कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड से, और रोहतास झारखंड के साथ साथ यूपी को भी छूता है। अब इस कहानी के स्केल को समझने के लिए बिहार के पूरे इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, फिर आता है मध्यकालीन दौर जिसमें सल्तनत और मुगल काल शामिल हैं, और आखिर में हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास। पर आज हमारा पूरा ध्यान बाकी सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस सबसे पहले, सबसे रहस्यमयी हिस्से पर होगा, प्राचीन इतिहास के बिल्कुल शुरुआती जड़ों पर। और प्राचीन बिहार के अंदर भी ना एक के बाद एक कई युग बहुत तेजी से आए। पाषाण काल से शुरुआत होती है, फिर सिंधु घाटी और वैदिक काल आता है। उसके बाद महाजनपद काल, जिसमें मगध, वज्जी और अंग जैसी बड़ी ताकतें उभर कर आईं। फिर बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है, और आखिर में मौर्य, गुप्त और क्षत्रिय वंशों का वो सुनहरा दौर। लेकिन इन बड़े बड़े साम्राज्यों के आने से पहले ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? तो चलिए समय के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं, सीधे 1 लाख साल पीछे। एक बार कल्पना कीजिए उस वक्त के दक्षिण बिहार के घने और अनजान जंगलों की। ये पाषाण काल की बिल्कुल शुरुआत थी। ये वो दौर था जब आदिमानव पूरी तरह प्रकृति के भरोसे जिंदा था। यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जो बिना रुके आज हमारे और आपके रूप में यहाँ खड़ी है। अब देखिए, ये पाषाण काल कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ था। पहला पुरा पाषाण काल, जो 1 लाख साल पहले शुरू हुआ। दूसरा मध्य पाषाण काल, जो करीब 12,000 साल पहले आया। और तीसरा था नव पाषाण काल, जो 8,000 से 4,000 साल पहले तक चला। तो आइए इस पूरी समय रेखा को हम बिना किसी ब्रेक के एक निरंतर प्रवाह में समझते हैं। उस वक्त के इंसान की, यानी आदि मानव की जिंदगी बहुत सीधी पर खतरनाक थी। वे पूरी तरह से खानाबदोश थे, बस खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहना, इन घने जंगलों में रहना और अपना पेट भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर करना, यही उनका जीवन था। ये सच में सर्वाइवल की, यानी अस्तित्व को बचाए रखने की एक बहुत ही कच्ची और मुश्किल लड़ाई थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जरा इस नंबर को ध्यान में रखिए, 1 लाख साल पहले का ये वक्त पुरा पाषाण काल की गहरी जड़ों को दिखाता है। दक्षिण बिहार में इंसानों के रहने के सबसे शुरुआती सबूत हमें इसी टाइम पीरियड के आसपास के मिलते हैं। ये वो वक्त था जब इंसान ने पहली बार अपने आसपास की दुनिया को सच में समझना शुरू किया था। अब शिकार करना है और जिंदा रहना है तो हथियार तो चाहिए ही थे, है ना? तो उस पूरा पाषाण काल में उन्होंने पत्थरों से अपने पहले औजार बनाए, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, खुरपी और पत्थर के चाकू सबसे अहम थे। आज ये औजार देखने में शायद बहुत ही खुरदुरे और बेकार लगे, पर उस दौर में इंसान को जिंदा रखने के लिए ये उस वक्त के सबसे बड़े आविष्कार थे। और आपको क्या लगता है, ये बस कहानियां हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे पास इसके ठोस सबूत हैं। आज के बिहार के नालंदा और मुंगेर जिलों से पुरा पाषाण काल के इन पत्थर के औजारों के टुकड़े मिले हैं। सोचिए, ये साफ साबित करता है कि आज हम जिन सड़कों और जमीनों पर चल रहे हैं, वहाँ 1 लाख साल पहले भी इंसानी सभ्यता सांस ले रही थी। लेकिन समय के साथ इंसान और उसकी तकनीक दोनों में बदलाव आना शुरू हुआ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे 12,000 साल पहले के दौर में आते हैं।
इसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। यहाँ से जीवन शैली में बहुत ही धीमे ही सही पर कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव आने लगे थे। अगर मध्य पाषाण काल में इंसानों के लगातार बसे रहने की बात करें तो इसके सबूत हमें मुख्य रूप से मुंगेर जिले में मिलते हैं। मुंगेर के भीम बांध के पास से जो पत्थरों के औजारों के निशान मिले हैं वे बताते हैं कि यहाँ इंसानी सभ्यता रुकी नहीं थी बल्कि लगातार अपना विकास कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। और फिर आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये आंकड़ा देखिए, 8000 साल पहले, 8000 से 4000 साल पहले के इस दौर ने इंसान के विकास की इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये नवपाषाण काल की शुरुआत थी। असल मायने में इसी दौर ने एक स्थिर सभ्यता के बीज बोए थे। पहले के वो जो खुरदरे और मोटे पत्थर के औजार थे ना, अब उनकी जगह एक नई तकनीक ने ले ली थी। नवपाषाण काल आते आते इंसान ने पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से बने उन्नत औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये उनकी सोच और कुशलता में एक बहुत बहुत बड़ा जंप था। आप खुद सोचिए, जानवरों की हड्डियों से औजार बनाना नवपाषाण काल की कितनी बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। हड्डियां पत्थरों से हल्की होती हैं और इन्हें सुई जैसी बारीक नोक तक तराशा जा सकता था। इसका मतलब समझ रहे हैं, आदि मानव अब सिर्फ पत्थरों को तोड़ने तक सीमित नहीं था। उसने अब चीजों को बारीकी से तराशना और अपने आसपास के संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना सीख लिया था। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति थी। और जब इन हड्डियों के औजारों का जिक्र होता है ना, तो बिहार का एक नाम इतिहास के पन्नों पर बिल्कुल चमक उठता है। वो है सारण जिले का चिरांद। आपको पता है, चिरांद से नवपाषाण काल के इतने बेहतरीन हड्डियों के औजार मिले हैं कि ये जगह पूरे देश में मशहूर हो गई। यहाँ से जो कुछ भी मिला है वो पूरे भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए बेहद अहम है। तो क्या ये सभ्यता सिर्फ एक ही जगह थी? जी नहीं। सारण का चिरांद तो है ही, पर इसके अलावा वैशाली का चेचर, पटना का मनेर, रोहतास का सिनवार और गया का जेठियन, ये सभी वो मुख्य स्थान हैं जहां से हमें नवपाषाण काल के सबूत मिले हैं। ये भौगोलिक फैलाव देखकर एक बात साफ हो जाती है कि इंसान अब पूरे बिहार में फैल चुका था। ठीक है, तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए इसके कालखंडों को देखना बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व में, वैदिक काल के बिल्कुल आरंभ के साथ, जो चलता है 600 ईसा पूर्व तक। और फिर 600 ईसा पूर्व से एक बिल्कुल नए युग की सुबह होती है, महाजनपद काल का उदय। यही वो समय था जब शुरुआती घुमंतु सभ्यताएं विशाल और सुव्यवस्थित राजनीतिक साम्राज्यों में तब्दील हो रही थीं। सच में यह एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। अब जब आर्य मध्य एशिया से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में आगे बढ़े, तो पता है बिहार में उनका सबसे पहला ठिकाना कौन सा बना? उत्तर बिहार का क्षेत्र, जिसे आज हम विदेह या मिथिलांचल के नाम से जानते हैं। इस जगह का सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा गहरा है कि हमारे महान महाकाव्य रामायण में भी विदेह के प्रतापी राजा जनक का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि उस प्राचीन समय में भी ये क्षेत्र ज्ञान और सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इतिहास को खंगालने के लिए प्राचीन ग्रंथ एकदम किसी झरोखे की तरह काम करते हैं, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जब बिहार के क्षेत्र की सबसे पुरानी प्रमाणिक जानकारी खोजी जाती है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण सबसे पहले सामने आता है। यही वो ग्रंथ है जो इस क्षेत्र के बारे में सबसे शुरुआती ऐतिहासिक जानकारी देता है। इसके साथ ही अथर्ववेद भी एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें मगध क्षेत्र के शुरुआती साहित्यिक उल्लेख दर्ज हैं। ये दोनों ग्रंथ एकदम साफ कर देते हैं कि उस दौर में ये भौगोलिक क्षेत्र कितना अहम हो चुका था। क्या कभी ये सवाल मन में उठा है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से? खैर, शतपथ ब्राह्मण में एक बड़ा ही दिलचस्प उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार भारत के उत्तर पूर्व के इस इलाके में बौद्ध मठों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और इन बौद्ध मठों को कहा जाता था विहार। इन्हीं विहारों की भारी तादाद के कारण समय बीतने के साथ इस पूरे क्षेत्र का नाम ही बिहार पड़ गया। किसी स्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं उसकी पहचान को हमेशा के लिए कैसे गढ़ सकती हैं, ये तथ्य उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इतिहास का अध्ययन करते वक्त प्राचीन ग्रंथों में मौजूद अलग अलग शब्दों का निष्पक्ष रूप से अवलोकन करना भी बहुत जरूरी होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चर्चा की गई है और उनके लिए एक विशेष ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कीकट।
प्राचीन संदर्भों को अगर देखें तो इस शब्द का अर्थ निम्न जाति के लोगों से जोड़ा गया था। ये एक ऐसा तथ्य है जो उस समय के समाज, लोगों के दृष्टिकोण और प्राचीन काल की सामाजिक संरचनाओं के बारे में अहम ऐतिहासिक जानकारी देता है, जिसे इतिहासकारों ने पूरी तरह निष्पक्ष रूप से दर्ज किया है। चलिए अब सीधे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड में चलते हैं। ये वो समय था जब पूरे देश में 16 महान और बेहद शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस विशाल राजनीतिक बदलाव की पुष्टि किसी एक जगह से नहीं, बल्कि 2 बिल्कुल अलग-अलग स्वतंत्र स्रोतों से होती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों ही इन 16 महाजनपदों के अस्तित्व और उनके प्रभाव की बहुत ही स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। एकदम कमाल की बात है ना? अब पूरे उपमहाद्वीप में फैले इन 16 महाजनपदों में से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद आज के आधुनिक बिहार की भौगोलिक सीमाओं के ठीक भीतर मौजूद थे। ये 3 महाशक्तियां थीं, वज्जी, अंग और मगध। ये सिर्फ राज्य नहीं थे, बल्कि अपने आप में विशाल और जटिल राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, जिन्होंने प्राचीन भारत की पूरी दिशा ही तय कर दी। तो आइए अब इनकी भौगोलिक स्थिति और इनकी खासियतों को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वज्जी महाजनपद की। ये एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली क्षेत्र था। अगर भौगोलिक नजरिए से देखें तो ये मुख्य रूप से आज के बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर के हिस्सों में फैला हुआ था। और इस महाजनपद का हृदय इसकी भव्य राजधानी वैशाली शहर था। उस दौर में वैशाली राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा और अहम केंद्र बन चुका था। वज्जी की राजनीतिक संरचना की बात करें तो ये अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। ये कोई आम राजशाही नहीं थी, बल्कि ये 8 अलग-अलग कुलों का एक बेहद मजबूत संघ, या यूं कहें कि एक कॉन्फेडरेसी हुआ करता था। इसी संघ का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा था लिच्छवी गणराज्य, जिसमें मुख्य रूप से विदेह का क्षेत्र आता था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसी लिच्छवी को पूरी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्रात्मक गणराज्य, यानी दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना जाता है। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्से पूर्ण राजशाही के अधीन थे, तब यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रणाली काम कर रही थी। इतिहास सिर्फ सीमाओं या शासकों से नहीं बनता, ये बनता है उन ऐतिहासिक हस्तियों से जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वज्जी महाजनपद का कुंडग्राम ही वो पवित्र स्थान है जहां जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और यहीं की एक सुप्रसिद्ध दरबारी नर्तकी आम्रपाली भी थी। वो अपनी सुंदरता और कला के लिए इतनी विख्यात थीं कि उन्हें बाद में वैशाली की प्रतिष्ठित नगर वधू का दर्जा दे दिया गया। लेकिन आम्रपाली का जीवन सिर्फ राज दरबारों की उस चमक दमक तक ही सीमित नहीं रहा। आगे चलकर यह जीवन एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मोड़ लेता है। इतिहास के पन्नों में यह साफ तौर पर दर्ज है कि अपने अंतिम दिनों में वैशाली के इस मशहूर नगर वधू ने अपना पूरा जीवन दर्शन ही बदल दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। यह एक ऐसी घटना है जो उस दौर में बौद्ध धर्म के लगातार बढ़ते प्रभाव और समाज के हर एक वर्ग पर इसके गहरे वैचारिक असर को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है। वज्जी से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए हमारा अगला ऐतिहासिक पड़ाव आता है अंग महाजनपद। आधुनिक भौगोलिक नजरिए से देखें तो ये क्षेत्र आज के बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में फैला हुआ था। इस बेहद शक्तिशाली महाजनपद की राजधानी थी चंपा। चंपा कोई साधारण प्रशासनिक केंद्र नहीं था, बल्कि ये प्राचीन भारत का एक बहुत ही प्रमुख और समृद्ध शहर हुआ करता था। और मजे की बात तो ये है कि इस राजधानी शहर का नाम यहाँ बहने वाली एक स्थानीय नदी के नाम पर रखा गया था, जो प्रकृति और इंसानी बस्तियों के बीच के उस गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। अंग महाजनपद की प्रसिद्धि सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, इसका ऐतिहासिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका था। जब चीन के मशहूर यात्री हुएन सांग ने भारत का भ्रमण किया तो वो चंपा शहर की भव्यता देखकर दंग रह गए। अपनी यात्रा के वृत्तांत में उन्होंने चंपा शहर को एक विशिष्ट ध्वन्यात्मक नाम चेम्पो कहकर संबोधित किया है। ये सच में एक ऐसा आश्चर्यजनक तथ्य है जो ये साबित करता है कि प्राचीन काल में भी ये शहर दुनिया भर के विद्वानों और यात्रियों के रडार पर हुआ करता था। और अब बारी आती है उस महाजनपद की जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मगध महाजनपद की। इसका विस्तार सच में बहुत विशाल था।
वर्तमान समय के पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद जैसे कई जिले इस विशाल साम्राज्य के अधीन आते थे। ये एक बेहद समृद्ध और सुरक्षित क्षेत्र था। शुरुआत में इस विशाल मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह में स्थापित की गई थी, जिसे चारों ओर से घिरी पहाड़ियों ने एक प्राकृतिक और बिल्कुल अभेद्य सुरक्षा कवच दे रखा था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि उस समय 16 अलग-अलग महाजनपद अस्तित्व में थे और सभी शक्ति और संसाधन हासिल करने की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन मगध ने उन सभी को बहुत पीछे छोड़ दिया। अपनी बेहतरीन कूटनीति, शानदार सैन्य रणनीति, मजबूत आर्थिक संसाधनों और अद्वितीय नेतृत्व के दम पर मगध महाजनपद अंततः प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और एकमात्र सर्वोच्च साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब देखिए, इतिहास में एक बड़ी दिलचस्प डिबेट है। जब हम मगध के सबसे पहले राजवंश की बात करते हैं तो हमारे ऐतिहासिक स्रोत आपस में टकराते हैं। अगर हम अपने महान महाकाव्य महाभारत और पुराणों की माने तो बृहद्रथ वंश मगध का सबसे पुराना राजवंश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को पढ़ें तो वे हर्यक वंश को मगध का सबसे पहला राजवंश मानते हैं। खैर, दोनों ही नजरिए अपने आप में बहुत अहम हैं और हम आज इन दोनों को ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बृहद्रथ वंश से, जिसकी जड़ें सीधे तौर पर हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इस वंश की स्थापना राजा बृहद्रथ ने की थी। लेकिन इस वंश ने जो अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयां छुईं, वो इसके सबसे प्रतापी राजा जरासंध के नेतृत्व में था। आपने महाभारत में जरासंध की ताकत के किस्से तो सुने ही होंगे। इस महान वंश का सफर तब खत्म हुआ जब इसके आखिरी शासक रिपुंजय का पतन हुआ। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये सब सिर्फ कोई पौराणिक कहानी नहीं है, इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। राजा जरासंध का वो मशहूर अखाड़ा जहां वो कुश्ती लड़ा करते थे, वो सच में आज भी राजगृह में स्थित है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले उसी मिट्टी पर मगध के सबसे ताकतवर राजा अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते थे। ये एहसास ही अपने आप में अद्भुत है। उस दौर में मगध की सत्ता का सेंटर था राजगृह। इन दोनों ही शुरुआती राजवंशों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अब आप सोच रहे होंगे, राजगृह ही क्यों? दरअसल इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण था। ये पूरी जगह 5 अलग-अलग पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इन पहाड़ियों ने ना एक अभेद्य प्राकृतिक किले का काम किया। उस जमाने में राजाओं को 24 घंटे दुश्मनों का डर रहता था और राजगृह की इस लोकेशन ने उन्हें एकदम फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। खैर, समय का पहिया घूमा और मगध के मंच पर एंट्री हुई हर्यक वंश की और उनके सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार की। यहां से हमारी ये कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। साल था 545 ईसा पूर्व। इतिहास के पन्नों में ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि संभवतः यही वो साल था जब एक बेहद दूरदर्शी शासक बिंबिसार ने मगध की गद्दी संभाली थी। ये वो वक्त था जब मगध सच में एक विशाल साम्राज्य का आकार लेने लगा था, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे भारत की दिशा बदलने वाला था। बिंबिसार का दिमाग बहुत तेज चलता था। उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए एक बड़ी ही चतुर दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ थी उनकी युद्ध नीति, यानी सीधे तौर पर हमला करना जहां ताकत दिखानी जरूरी थी, और दूसरी तरफ था उनका मास्टर स्ट्रोक, उनकी वैवाहिक नीति, यानी कूटनीतिक शादियां। बिंबिसार को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कभी कभी रिश्ते जोड़ना जमीन जीतने का सबसे आसान और स्मार्ट तरीका होता है। उनकी इस वैवाहिक नीति का एक एकदम सटीक उदाहरण देखिए। बिंबिसार ने शक्तिशाली वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना से विवाह किया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? मगध को दहेज और इस राजनीतिक गठजोड़ के रूप में एक बहुत बड़ा भूभाग मिल गया, और वो भी बिना खून की एक भी बूंद बहाए। ये बिंबिसार की गजब की राजनीतिक समझ का नमूना था। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो सैन्य रूप से कमजोर थे, बिल्कुल नहीं। बल्कि बिंबिसार मगध के पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने एक स्थायी सेना, यानी एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई। इसका मतलब है एक परमानेंट प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स जो सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि हर समय राजा की सेवा में तैनात रहती थी। मिलिट्री हिस्ट्री में यह सच में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उनकी कूटनीति का एक और कमाल का किस्सा है जिसे हम मेडिकल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। बिंबिसार के दरबार में एक बहुत मशहूर राजवैद्य हुआ करते थे, जीवक। हुआ यूं कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को बहुत गंभीर पीलिया हो गया। बिंबिसार ने बिना किसी दुश्मनी के जीवक को उनके इलाज के लिए भेज दिया।
अपने प्रतिद्वंदी राजा की जान बचाकर बिंबिसार ने एक तीर से 2 निशाने लगाए, अपनी महानता भी साबित की और एक ताकतवर राजनीतिक दोस्त भी बना लिया। वैसे बिंबिसार सिर्फ एक चालाक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वो आध्यात्मिक रूप से भी काफी गहरे व्यक्ति थे। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो वापस राजगृह लौटे तो बिंबिसार ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। उन्होंने बुद्ध के सम्मान में उन्हें वेणुवन भेंट किया। ये साफ दिखाता है कि उस दौर के शासकों में अपनी संस्कृति और महान विचारकों के प्रति कितना गहरा आदर भाव था। 52 साल, जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। बताया जाता है कि बिंबिसार सिर्फ 15 साल की उम्र में राजा बन गए थे और उन्होंने पूरे 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर बैठकर एक बहुत ही स्थिर और समृद्ध राजकाज चलाया। कोई भी राजा इस उपलब्धि पर गर्व करेगा, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी का अंत बहुत ही भयानक और डार्क होने वाला था। और यहीं से शुरुआत होती है एक खूनी उत्तराधिकार की, अजातशत्रु के शासन की। यहां आकर हमारे इस ऐतिहासिक सफर का रंग एकदम स्याह हो जाता है। सत्ता का नशा इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता, इसका सबसे खौफनाक सच यहां देखने को मिलता है। बिंबिसार के अपने ही बेटे अजातशत्रु ने मगध की गद्दी को हथियाने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। 52 साल के एक शानदार शासन का अंत इतनी बेदर्दी से हुआ। अजातशत्रु ने इसी के साथ एक ऐसी खूनी परंपरा शुरू कर दी जो आगे चलकर पूरे मगध को डराने वाली थी। अब गद्दी तो मिल गई, लेकिन अजातशत्रु, जिसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था, कि मुश्किलें बिल्कुल कम नहीं हुई। पिता की हत्या के तुरंत बाद शक्तिशाली वज्जी महाजनपद ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। अजातशत्रु को इस वज्जी संघ को वापस मगध में मिलाने के लिए पूरे 16 साल तक एक लंबा, थका देने वाला और बेहद खूनी संघर्ष करना पड़ा। 16 साल का लगातार युद्ध। इस 16 साल के महायुद्ध को जीतने के लिए अजातशत्रु ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इतिहास में पहली बार अजातशत्रु ने वज्जी के खिलाफ प्राचीन काल के खौफनाक सुपर वेपन्स का इस्तेमाल किया। पहला था रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें धारदार हथियार लगे होते थे जो दुश्मन की सेना को चीर देता था। और दूसरा था महाशिलाकंटक, एक विशालकाय कैटपुल्ट जो दुश्मनों पर भारी भरकम पत्थर बरसाता था। ये एकदम आज के टैंक और आर्टिलरी की तरह थे। लेकिन इतिहास सिर्फ युद्धों के दम पर तो नहीं लिखा जाता ना। इतने खून खराबे और हिंसा के बीच एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक माइलस्टोन भी इसी काल में बना। अजातशत्रु के ही शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ। ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सहेजने का पहला सबसे बड़ा प्रयास था, जो हैरानी की बात है कि इसी आक्रामक राजा के संरक्षण में हुआ। अब हम उस बात पर आते हैं जो इस वंश की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है, पितृहंता वंश। क्योंकि देखिए, अजातशत्रु ने जो पाप किया वो सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह गया। इस हर्यक वंश के ज्यादातर राजाओं ने बस अपने पिता की हत्या करके ही मगध की गद्दी पाई। इतिहास ने इस राजवंश को उनके इस घिनौने अपराध के लिए कभी माफ नहीं किया और हमेशा के लिए उन्हें इस श्रापित नाम से जोड़ दिया। कर्मा कैसे काम करता है, इसका सबसे क्रूर उदाहरण यहां देखने को मिलता है, जो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के साथ किया था। ठीक वही उसके खुद के बेटे उदाइन ने उसके साथ किया। ये खूनी चक्र चलता रहा और अंततः अजातशत्रु की हत्या उसी के बेटे उदाइन ने कर दी। जिस सिंहासन के लिए उसने अपने पिता का खून बहाया था, उसी सिंहासन के लिए उसके बेटे ने उसका खून बहा दिया। गद्दी पर बैठने के बाद उदाइन ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैसला लिया। उसने राजगृह की उन सुरक्षित पहाड़ियों को छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उदाइन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नया नगर बसाया, जिसे आज हम पाटलिपुत्र या पटना के नाम से जानते हैं। और उसने मगध की राजधानी को राजगृह से इस नए शहर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। नदियां अब व्यापार और ताकत का नया रास्ता बन चुकी थीं। राजधानी तो बदल गई, लेकिन खून से सनी इस नींव की उम्र अब पूरी हो रही थी। उदाइन के बाद भी ये वंश बहुत ज्यादा समय तक अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख सका। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नागदशक, और इसी के साथ मगध पर राज करने वाले इस अत्यंत शक्तिशाली और रक्त रंजित हर्यक राजवंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, शिशुनाग वंश का उदय। मगध की विशाल सत्ता का सफर मुख्य रूप से इन 4 बेहद अहम शहरों के बीच से होकर गुजरा। शिशुनाग से शुरुआत होती है, फिर सत्ता आती है कालाशोक के हाथ में, उसके बाद तख्ता पलट होता है और महापद्म नंद गद्दी पर बैठता है।
और अंततः धनानंद तक पहुंचते पहुंचते कहानी खत्म होने लगती है। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, बल्कि मगध साम्राज्य के चरम पर पहुंचने और फिर बुरी तरह से बिखर जाने की एक पूरी टाइमलाइन है। अब सोचिए, एक नए युग की शुरुआत कितनी हिंसक हो सकती है। हर्यंक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। शिशुनाग ने उसे खत्म कर दिया और इसी के साथ शिशुनाग वंश की एक मजबूत नींव रख दी। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक राजा का दूसरे को मारना भर नहीं था। इस एक कदम ने उस समय मगध के साम्राज्य को पूरी तरह से बिखरने से बचा लिया। शिशुनाग ने समझदारी दिखाते हुए अपनी राजधानी को वैशाली शिफ्ट कर दिया, जिससे साम्राज्य को एक नई और सुरक्षित दिशा मिली। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कालाशोक और पाटलिपुत्र। यहाँ दो बेहद अहम शहरों के बीच की तुलना समझना दिलचस्प है। एक तरफ है वैशाली, जिसे शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया था, और आपको बता दूं, यहीं पर 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के राज में दूसरी बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। काफी ऐतिहासिक जगह है। वहीं दूसरी तरफ है पाटलिपुत्र। कालाशोक ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया और मगध की राजधानी को स्थायी तौर पर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इस एक फैसले ने मगध की पूरी राजनीति और भूगोल को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। कहानी में आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, नंद वंश का अधिकार। यहां से कहानी काफी डार्क और नाटकीय हो जाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम का जो मशहूर ग्रंथ लिखा था, उसमें एक बहुत ही बड़े धोखे का जिक्र है। शिशुनाग वंश का जो एकदम आखिरी शासक था, महानंदी, उसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं मारा। खुद उसी के सेनापति महापद्मनंद ने पाटलिपुत्र में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, यानी रक्षक ही भक्षक बन गया। और बस इसी बड़े विश्वासघात के खून से नंद वंश की शुरुआत हुई। हमारा चौथा हिस्सा है महापद्मनंद की विजय और उसका खौफ। महापद्मनंद से लोग कितना खौफ खाते थे, इसका अंदाजा आप उसकी उपाधियों से लगा सकते हैं। उसने खुद को सर्व क्षत्रांतक कहलवाया, जिसका मतलब है सभी क्षत्रियों का जड़ से नाश करने वाला। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में उसे उग्रसेन भी कहा गया है। इतना ही नहीं, उसने एकराट की उपाधि भी ली, जिसका सीधा सा मतलब है इकलौता महान शासक। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये इस बात का खुला ऐलान था कि अब पूरे इलाके पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अजय राज है। मगध की बढ़ती ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत कलिंग पर मिली जीत थी। महापद्मनंद मगध का पहला ऐसा शासक था जिसने कलिंग जैसे मजबूत इलाके को जीत लिया। मशहूर हाथी गुम्फा अभिलेख के मुताबिक वो विजय के प्रतीक के तौर पर कलिंग से जिन की एक पवित्र मूर्ति उठाकर मगध ले आया था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बाद में कलिंग के महान राजा खारवेल ने उस मूर्ति को मगध से वापस छीन लिया। ये पूरी घटना उस दौर की शक्ति प्रदर्शन की एक बेहतरीन कहानी बयां करती है। अब ये देखिए, सिर्फ 9, जी हाँ, इतना अपार खौफ, इतना विशाल नंद साम्राज्य। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे वंश में कुल मिलाकर सिर्फ 9 ही शासक हुए। इतने बड़े साम्राज्य की कमांड केवल 9 हाथों से होकर गुजरी। ये साफ दिखाता है कि सत्ता जितनी तेज रफ्तार से चरम पर पहुंची थी, उसका पतन भी उतनी ही तेजी से उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और यही हमें लाता है हमारे 5वें भाग पर, धनानंद का अहंकार। तो असल में हुआ क्या? धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। ताकत उसके पास बहुत थी, लेकिन वो हद से ज्यादा घमंडी और विलासी था। दिन रात बस अपनी सुख सुविधाओं में डूबा रहता था। राजकाज और आम जनता की तकलीफों से उसे कोई लेना देना नहीं था। और सच कहूं तो इसी भयंकर अहंकार ने मगध जैसे अजय साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से खोखली कर दी। पतन की पटक कथा यहीं से लिखी जा चुकी थी। अब आते हैं छठे और सबसे रोमांचक अध्याय पर, सिकंदर और चाणक्य। साल 326 ईसा पूर्व धनानंद के राज में ही भारत पर एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा मंडराया, यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच वो ऐतिहासिक और भयंकर लड़ाई हुई जिसे हम हाइडिस्पीज का युद्ध कहते हैं। मगध पर सचमुच विनाश के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन किस्मत देखिए, सिकंदर की थकी हुई सेना ने व्यास नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया और मगध पर सिकंदर के हमले का वो बहुत बड़ा खतरा अचानक से टल गया। अब देखिए कि कैसे एक के बाद एक हुई घटनाओं ने नंदवंश का विनाश तय कर दिया। इसी भारी उथल-पुथल के बीच महान विद्वान चाणक्य अखंड भारत का एक बड़ा सपना लेकर धनानंद के दरबार में पहुंचे। लेकिन धनानंद ने क्या किया? उसने चाणक्य का घोर अपमान करके उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया।
उधर सिकंदर का खतरा टल चुका था, लेकिन अपनी जीत की खुशी में या शायद अपने पागलपन में धनानंद ने एक ऐसी भूल कर दी जो उसकी आखिरी भूल साबित हुई। उसने आम जनता पर करों का ऐसा पहाड़ तोड़ दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 124! सिकंदर का आक्रमण क्या टला, धनानंद ने मगध की बेचारी आम जनता पर ठीक 124 प्रकार के नए और भारी भरकम टैक्स लगा दिए। जरा सोचिए, 124 तरह के कर। उस समय के एक आम इंसान पर इस भयानक आर्थिक बोझ का क्या असर हुआ होगा। इसी जुल्म और शासक के अंधे अहंकार ने जनता के दिलों में बगावत की वो आग लगा दी जिसे चाणक्य ने हवा दी और आखिरकार पूरे नंद वंश को राख में मिला दिया। तो कहानी की असर शुरुआत होती है 323 ईसा पूर्व में। उस वक्त भारत में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और ठीक इसी समय महान रणनीतिकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव पूरी ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ रखी। मतलब ये केवल कोई मामूली सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए युग का बेहद आक्रामक और धमाकेदार आरंभ था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सत्ता का हस्तांतरण वास्तव में कितना नाटकीय था। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद है, जिसे पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया, और दूसरी तरफ है विजयी चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर इतिहास की धारा ही मोड़ दी। यहीं से चंद्रगुप्त के शासन का असली और निर्णायक आरंभ होता है। अब एक सवाल उठता है कि इतने विशाल मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें इतनी सटीक जानकारी मिलती कहाँ से है? वैसे इतिहास इन घटनाओं को मुख्य रूप से 3 प्राचीन ग्रंथों के जरिए याद रखता है। पहला है विशाखदत्ती द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, जो एक नाटक के रूप में चंद्रगुप्त की जीवनी पेश करता है। दूसरा है कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो राजनीति का एक मास्टरपीस है। और तीसरा है मेगास्थनीज की इंडिका, जो मौर्य प्रशासन पर गहरी रोशनी डालती है। आइए इस तीसरे स्रोत यानी मेगास्थनीज पर थोड़ा और फोकस करते हैं। देखिए, मेगास्थनीज कोई साधारण यात्री नहीं था। वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट सामने आता है। यूनानी लेखकों ने मौर्यों की इस महान राजधानी पाटलिपुत्र को अपने अभिलेखों में पालीब्रूथा कहकर पुकारा है ना कमाल की बात? अपनी इसी मशहूर किताब इंडिका में मेगास्थनीज ने उस समय के भारतीय समाज का बहुत ही बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि उस समय भारत में कुल 7 अलग-अलग जातियों का अस्तित्व था। तत्कालीन सामाजिक ढांचे को समझने के लिए ये संख्या आज भी हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन आखिर चलता कैसे था। मेगास्थनीज ने इस शहर के मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर का कामकाज 6 अलग-अलग कमिटियों द्वारा संभाला जाता था और हर एक कमेटी में 5 सदस्य होते थे। यह साफ दिखाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक कुशल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से बेमिसाल था। लेकिन ध्यान रहे, एक महान साम्राज्य को हमेशा बाहरी खतरों का सामना करना ही पड़ता है। 305 ईसा पूर्व में मगध पर एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा। अलेक्जेंडर का पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर एक विशाल सेना लेकर आक्रमण करने आ धमका। ये वो पल था जब साम्राज्य का सब कुछ दांव पर लगा था। मगर मगध की सेनाएं पूरी तरह तैयार थीं और इस भयंकर टकराव का नतीजा चंद्रगुप्त मौर्य की एक बेहद निर्णायक जीत के रूप में सामने आया। इस ऐतिहासिक सैन्य सफलता के बाद ऐतिहासिक ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही विशेष उपाधि से नवाजा गया। उन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा गया क्योंकि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को यूनानी आक्रमण और विदेशी नियंत्रण से पूरी तरह आजाद करा लिया था। इस युद्ध का अंत इतिहास की सबसे अद्भुत कूटनीतिक संधियों में से एक के साथ हुआ। युद्ध हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या किया? उन्होंने सेल्यूकस को पूरे 500 युद्धक हाथियों का एक विशाल उपहार दिया। इस गठबंधन के स्केल और इसके कूटनीतिक सरप्राइज ने उस समय की पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संधि सिर्फ विवाह या हाथियों के लेन देन तक सीमित नहीं थी। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से आज के अफगानिस्तान के 4 प्रमुख क्षेत्र मिल गए। एरिया यानी हिरात, अराकोशिया यानी कंधार,
ज़ेड्रोशिया जो आज का बलूचिस्तान है, और पेरासमद्दाई जिसे हम काबुल के नाम से जानते हैं। सोचिए, इस एक मास्टर स्ट्रोक ने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को कितना सुरक्षित कर दिया। इन नए क्षेत्रों के जुड़ते ही ये साम्राज्य अपने भौगोलिक विस्तार के एकदम चरम शिखर पर पहुंच गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य का ये राज पश्चिमोत्तर भारत में दूर बर्फ से ढकी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं तक फैल चुका था। सही मायनों में ये उसी विशाल और अखंड भारत का निर्माण था जिसकी कल्पना चाणक्य ने कभी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। हमने अभी तक देखा कि चंद्रगुप्त का उदय पूरी तरह से सैन्यवादी था। धनानंद को हराना, सेल्यूकस से जंग और साम्राज्य का आक्रामक विस्तार। लेकिन उनके जीवन का जो अंतिम अध्याय है ना, वो उनके शुरुआती जीवन के बिल्कुल उलट था। ये अंत किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक गहन शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल में हुआ। अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस महान विजेता ने वो किया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। उन्होंने अपनी पूरी सत्ता और राजपाट को पीछे छोड़ दिया और जैन मुनि भद्रबाहु के मार्गदर्शन में जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। वो महान सम्राट अब पूरी तरह से अध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़ा था। और फिर उन्होंने अपना जीवन एक बहुत ही पवित्र और कठोर आध्यात्मिक प्रथा के जरिए समाप्त किया, जिसे संलेखना कहा जाता है। संलेखना एक जैन आध्यात्मिक विधि है जिसमें व्यक्ति शांतिपूर्वक उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की यात्रा की और वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी की पहाड़ियों में इसी पवित्र विधि से अत्यंत शांति के साथ अपनी अंतिम सांस ली। बात है 298 ईसा पूर्व की। महान चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सत्ता में बदलाव का समय आ गया था और तब उनके बेटे बिंदुसार ने मगध के नए सम्राट के रूप में गद्दी संभाली। इतने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने की महान जिम्मेदारी अब एक नए और युवा नेतृत्व के कंधों पर थी। दिलचस्प बात तो ये है कि विदेशियों के बीच इस नए राजा का खौफ किस कदर था। यूनानी लेखकों के दस्तावेजों को देखें तो उन्होंने बिंदुसार के लिए अमित्र घात या अमित्र चैटस जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका सीधा सा मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। मतलब जरा सोचिए, सीमाओं के पार उनकी छवि इतनी खौफनाक थी कि उन्हें सीधे तौर पर दुश्मनों का काल मान लिया गया था। लेकिन इस महान और खौफनाक शासक की जिंदगी की शुरुआत बहुत ही नाटकीय और संकटों से भरी थी। उनकी माता महारानी दुर्दुरा की अचानक मृत्यु हो गई थी। एक पल को तो ऐसा लगा मानो साम्राज्य का ये वारिस जन्म लेने से पहले ही दुनिया छोड़ देगा। लेकिन किसी चमत्कार से उस शाही शिशु को बचा लिया गया और सच कहूं तो इसी एक पल ने मगध के पूरे भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। महान रणनीतिकार चाणक्य के अनुसार जब इस बच्चे को बचाया गया तो उसके शरीर पर विष का एक छोटा सा अंश रह गया था, जो बिल्कुल एक बिंदु यानी एक बूंद की तरह दिखता था। और बस इसी वजह से इस नवजात राजकुमार का नाम बिंदुसार पड़ गया। मौत को मात देकर लौटने का ये मानो एक जीता जागता प्रमाण था। अब साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहद कुशाग्र और अनुभवी दिमाग की भी जरूरत थी। तो बिंदुसार के शुरुआती शासनकाल में दिग्गज रणनीतिकार चाणक्य ने ही प्रधानमंत्री के रूप में मगध का मार्गदर्शन करना जारी रखा। चाणक्य की वही नीतियां जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, अब नए सम्राट को एक बहुत ही स्थिर और मजबूत शुरुआत दे रही थीं। इतिहास में अक्सर हमें कमाल के विरोधाभास देखने को मिलते हैं। एक तरफ यूनानी उन्हें शत्रुओं का नाश करने वाला बता रहे थे, एकदम डरावनी छवि, लेकिन दूसरी तरफ असली ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि बिंदुसार असल में एक बेहद उदार और दयालु शासक थे। अपनी प्रजा के लिए उनका दिल बहुत नरम था। एक ही इंसान के अंदर भयंकर शक्ति और गहरी करुणा का ये जो संतुलन था ना, वो वाकई अचंभित करने वाला है। अगर उनके आध्यात्मिक सफर की बात करें तो सम्राट बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। यह एक ऐसी दार्शनिक परंपरा है जो मानती है कि इस दुनिया में होने वाली हर एक घटना पहले से ही पूरी तरह से तय है, यानी पूर्व निर्धारित है। अब ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि एक ऐसा राजा जिसके हाथ में इतने बड़े साम्राज्य की डोर हो, वो नियति और कर्म को आखिर किस नजरिए से देखता होगा। खैर, राजकाज है तो चुनौतियां तो आएंगी ही, और आंतरिक विद्रोह किसी भी साम्राज्य का सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा।
इसे दबाने के लिए सबसे पहले उनके बड़े बेटे सुसीम को भेजा गया, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे। इसके बाद जब दोबारा विद्रोह हुआ तो भेजा गया अशोक को, और अशोक ने वहां जाकर न सिर्फ हालात को संभाला बल्कि उस विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचलकर रख दिया। अंदरूनी मामलों के साथ साथ विदेशी कूटनीति भी उस वक्त पूरे जोरों पर थी। सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को सीधे मगध के दरबार में भेजा, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये साफ दिखाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उस वक्त मौर्य साम्राज्य के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहती थी। विदेशी संबंधों का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा भी है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा के सामने 3 बहुत ही खास मांगे रखीं। उन्होंने क्या मांगा? सूखा अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक। राजाओं के बीच सोना चांदी या हथियारों का लेन देन तो आम है, लेकिन एक दार्शनिक यानी एक ज्ञानी विचारक की मांग करना, ये दिखाता है कि ज्ञान और बौद्धिक संपदा की उनके लिए क्या अहमियत थी। इस कूटनीतिक लेन देन का अंजाम और भी रोचक रहा। सीरिया के राजा ने सूखा अंजीर और मदिरा तो खुशी खुशी भारत भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि यूनानी कानूनों के मुताबिक दार्शनिकों का व्यापार नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये मांग ठुकरा दी गई, लेकिन ये पूरी घटना इस बात का सबूत है कि विदेशी शासकों के साथ बिंदुसार के संबंध कितने सहज और संवाद से भरे हुए थे। हर महान युग का एक न एक दिन अंत होता ही है। इतिहास के इस सफर में हम पहुंचते हैं 273 ईसा पूर्व के आसपास। लगभग इसी साल मगध के इस अद्वितीय और शक्तिशाली सम्राट बिंदुसार का निधन हो गया। एक ऐसा शासनकाल जिसने पूरे साम्राज्य को एकजुट रखा, विदेशी कूटनीति को नए मुकाम पर पहुंचाया और न्याय के साथ राज किया, वो आखिरकार अपने विश्राम पर पहुंच गया। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। ये उस समय की एक महाशक्ति थी। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य। अब इतने बड़े क्षेत्र को संभालना कोई मजाक तो है नहीं, राइट? जनता के बीच एक ईश्वरीय छवि होना जरूरी था। इसीलिए सम्राट को सिर्फ अशोक के नाम से नहीं जाना जाता था। उनके नामों में आपको एक बहुत ही शानदार सिनेमाई विरोधाभास और भव्यता देखने को मिलेगी। शिलालेखों में उन्हें प्रियदर्शी और देवनामा प्रिय कहा गया है, जिसका मतलब होता है देवताओं के प्रिय। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि भावरू अभिलेख में अशोक को आधिकारिक रूप से मगध का सम्राट बताया गया है। इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए इसकी टाइमलाइन दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और इसके ठीक 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया, ऐतिहासिक कलिंग युद्ध। इसके बाद के सालों में उन्होंने शांति अपनाई और लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और मजेदार बात जानते हैं क्या है? आधुनिक दुनिया को उनके बारे में बहुत बाद में पता चला, जब सदियों बाद 1847 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कामयाबी हासिल की। और अब आते हैं उस कड़वे सच पर जो इतिहास की सबसे दुखद पन्नों में दर्ज है। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, लाखों। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भीषण नरसंहार का सबूत है जिसने एक बेहद महत्वाकांक्षी सम्राट को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों ने एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया, और यहीं से अशोक का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया। तो विनाश और चारों तरफ फैले रक्तपात के बाद अशोक ने एक नई राह चुनी। कलिंग के बाद उन्होंने बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त की शरण ली और उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। एक आक्रामक और क्रूर शासक अब एक शांतिप्रिय विचारक बन चुका था। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अशोक की ये धम्म नीति आखिर थी क्या? ये कोई नया धर्म नहीं था, ये सामाजिक नैतिकता का एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर कोड था। इस नीति ने युद्ध और हिंसा को हमेशा के लिए बाहर कर दिया और पड़ोसी राज्यों के साथ दोस्ती और कूटनीति पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अशोक यहीं नहीं रुके। उन्होंने शांति का ये संदेश सिर्फ अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। उनके गुरु भिक्षुक उपगुप्त ने उन्हें मार्ग तो दिखाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे चुना? उन्होंने खुद अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इससे पता चलता है कि वो इस शांति के संदेश को लेकर कितने ज्यादा सीरियस और कमिटेड थे। यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट है। आज बोधगया में जो पवित्र बोधि वृक्ष है ना, वो असल में अपनी 5वीं पीढ़ी का है।
इस पेड़ ने इतिहास में कई भयानक हमले झेले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसे खुद अशोक की पत्नी तिशर रक्षिता ने नुकसान पहुंचाया था। बाद में बंगाल के शासक शशांक और फिर बख्तियार खिलजी ने भी इसे खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये वृक्ष ये आज भी अपनी जगह पूरी शान और दृढ़ता से खड़ा है। अशोक ने अपने इस नए शांतिपूर्ण नजरियों को सिर्फ अपने मन में दबाकर नहीं रखा, उन्होंने इसे पूरे उपमहाद्वीप में विशाल पत्थरों और स्तंभों पर हमेशा हमेशा के लिए उकेर दिया। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि अशोक के अब तक 14 प्रमुख शिलालेख मिले हैं, लेकिन इनमें से एक भी बिहार में नहीं मिला। है ना कमाल की बात, जबकि बिहार उनके साम्राज्य का केंद्र था। इसके अलावा ये अभिलेख ज्यादातर ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में मिले हैं, और हाँ, अलग अलग जगहों से उनके कुल 7 स्तंभलेख भी मिले हैं। भले ही मुख्य शिलालेख बिहार में ना मिले हों, लेकिन इन 7 स्तंभलेखों में से 3 तो सीधे बिहार के चंपारण क्षेत्र से ही मिले हैं। और अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ पश्चिमी चंपारण में है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर एक शेर की बेहद शानदार आकृति बनी हुई है। दूसरा है लौरिया अरेराज जो पूर्वी चंपारण में है, और तीसरा रामपुरवा स्तंभ लेख भी इसी चंपारण इलाके से जुड़ा है। स्तंभों की बात तो हो गई, अब जरा अशोक की धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस का कमाल देखिए। अशोक ने खुद तो बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन वो दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते थे। उन्होंने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के रहने के लिए चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनवाईं, वो 2 मुख्य चरणों में बनी। पहले चरण में खुद अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाईं, और फिर दूसरे चरण में उनके पोते दशरथ ने इस शानदार काम को आगे बढ़ाया और पास ही नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 और गुफाएं बनवा दी। आज के बिहार में गया और जहानाबाद के बॉर्डर पर मौजूद बराबर की पहाड़ियों में अशोक की बनवाई हुई वो 4 प्रमुख गुफाएं आज भी मौजूद हैं। इनके नाम हैं विश्वकर्मा गुफा, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी। आप बस इमेजिन कीजिए, उस जमाने में इतनी कठोर चट्टानों को काटकर रहने लायक बनाना, ये सच में उस समय की वास्तुकला का एक बेहतरीन और बेजोड़ नमूना है। विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये बात यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। अशोक के पोते दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों से बस कोई 1.5 किलोमीटर दूर नागार्जुन की गुफाएं बनवाईं, और इनमें सबसे मशहूर है गोपिका गुफा। ये सिर्फ मशहूर ही नहीं है, बल्कि बराबर और नागार्जुन दोनों पहाड़ियों की सभी गुफाओं में सबसे विशाल है, और इतनी बड़ी होने की वजह से ही यहाँ सबसे ज्यादा आजीवक एक साथ रहा करते थे। हर महान कहानी का एक अंत जरूर होता है। इतनी विशाल सेना, इतनी जबरदस्त धम्मनीति और वास्तुकला के इतने बेमिसाल काम, इन सब के बावजूद ये प्राचीन साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिक सका। मौर्य वंश के आखिरी शासक का नाम था बृहद्रथ। उनके शासन के खत्म होने के साथ ही सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता नहीं गिरी, बल्कि इसका सीधा असर धर्म पर भी पड़ा। मौर्यों के बाद के काल में बौद्ध धर्म को मिलने वाला सरकारी संरक्षण या राजकीय सपोर्ट खत्म सा हो गया, और इसी सपोर्ट के छिन जाने का नतीजा ये हुआ कि जिस भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और फला फूला, वहीं इसका पतन भी शुरू हो गया। जरा सोचिए, ये कालानुक्रमिक नींव कितनी अद्भुत है। बात 563 ईसा पूर्व की है, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ। वहां से लेकर बोधि वृक्ष के नीचे उस परम ज्ञान की प्राप्ति तक, फिर सारनाथ में दिए गए उस पहले उपदेश से लेकर अंततः 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण तक, ये सिर्फ एक या व्यक्ति का जीवन नहीं था, बल्कि एक पूरी दुनिया के जागने की कहानी थी। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय राजा शुद्धधन के यहाँ जन्म लेने वाला एक शाही राजकुमार, जन्म के 7वें दिन ही उन्होंने अपनी माता महामाया को खो दिया, जिसके बाद उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। राजमहल के तमाम सुख साधन उनके कदमों में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भ्रमणशील सन्यासी बनने का मार्ग चुना, और इसी वजह से उन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना गया। उनके इस रूप और ज्ञान से प्रभावित होकर ही आगे चलकर राजा बिंबिसार ने उनके स्वागत में वेणुवन नाम का एक पूरा का पूरा बांस का बगीचा उन्हें भेंट कर दिया था। जीवन दुखों से भरा है। सुनने में ये बात थोड़ी निराशाजनक लग सकती है ना? लेकिन असल में ये एहसास एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बिंदु है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि वो पूरा दार्शनिक आधार है जिस पर बौद्ध शिक्षाओं की पूरी इमारत टिकी हुई है। और इसी दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए वो ऐतिहासिक क्षण आया
जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और सबसे कमाल की बात ये थी कि उन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया, जो मगधी और संस्कृत का मिश्रण थी, यानी उस समय के आम लोगों की भाषा। इससे यह ज्ञान जन जन तक बहुत आसानी से पहुंच सका। हालांकि ज्ञान साझा करने का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि उनके सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे। अगर कोई इस शांति के मार्ग पर चलना चाहे और शरण लेना चाहे तो उसे त्रिरत्न को समझना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी बौद्ध समुदाय, ये तीनों इस आस्था के सबसे मजबूत और मूलभूत स्तंभ है। बुद्ध ने मानव दुख का केवल कारण ही नहीं बताया, बल्कि उसका एक सटीक और व्यावहारिक समाधान भी दिया। उन्होंने आध्यात्मिक अनुशासन के लिए एक स्पष्ट 8 चरणीय पद्धति दी, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इसमें 8 सही दिशाएं शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और अंत में सम्यक समाधि। ये एक बेहद संतुलित जीवन जीने का नक्शा है। इसके अलावा जो उपासक इस मार्ग पर पूरी तरह समर्पित होना चाहते थे, उनके लिए 10 शील या कड़े नियम बनाए गए। ये नियम दैनिक जीवन में एक नैतिक कंपास का काम करते हैं, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, संपत्ति न रखना यानी अपरिग्रह, चोरी न करना या अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन, साथ ही मदिरा न पीना, असमय भोजन न करना, कोमल बिस्तर, सुगंधित चीजों और यहाँ तक कि नृत्य संगीत से भी पूरी तरह दूर रहना। पर यहाँ एक बात बहुत ही आश्वस्त करने वाली है, और वो है निर्वाण की अवधारणा। आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने या चरम तपस्या करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे एक संतुलित मध्यम मार्ग अपनाकर यहाँ तक कि एक आम गृहस्थ के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए सदियों तक 4 विशाल बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क जैसे महान शासकों के शाही संरक्षण में इस धर्म को संरक्षित किया गया। राजगृह से लेकर कुंडलवन तक आयोजित इन सभाओं में महाकश्यप, सबा का मीर, मुगलीपुत्तिस और वसुमित्र जैसे विद्वानों ने अध्यक्षता की, और अश्वघोष जैसे उपाध्यक्ष भी शामिल रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संगीतियां केवल सामान्य बैठकें या सम्मेलन नहीं थी। ये वे निर्णायक क्षण थे जहां आस्था की नींव मजबूत की गई। पहली संगीति में ही मूल उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित कर लिया गया था। वहीं दूसरी संगीति में हमें स्थाविर और महासांघिक के रूप में शुरुआती वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं, और तीसरी संगीति आते आते कठिन नियमों को अभिधम्म पिटक में पिरो दिया गया। समय के साथ शिक्षाओं की व्याख्याएं बदलती गईं, और चौथी संगीति तक आते आते इसने एक बहुत बड़े वैचारिक विभाजन का रूप ले लिया। इसी विभाजन ने हीनयान और महायान को जन्म दिया। दोनों में एक साफ कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ हीनयान था, जो बिल्कुल रूढ़िवादी तरीके से मूल उपदेशों का पालन करता था, बुद्ध को एक सामान्य मनुष्य मानता था, और इसका जोर व्यक्तिगत ज्ञान पर था। यह विचारधारा श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में फैली। और दूसरी तरफ महायान था, जो चौथी संगीति के दौरान उभरा। इसमें बोधिसत्व आदर्शों को अपनाया गया और बुद्ध को एक दैवीय रूप या भगवान के रूप में देखा गया, जो निर्वाण की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इन सब के बीच एक दार्शनिक बात जो सच में बहुत हैरान करने वाली है, वो ये है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जी हाँ, यह आत्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन यह पुनर्जन्म में बहुत दृढ़ता से विश्वास करता है। ये एक अनूठा रुख है जो इसे उस समय की कई अन्य मान्यताओं से एकदम अलग कतार में खड़ा कर देता है। आज भी जब हम प्राचीन परिदृश्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे चैत्य ध्यान और पूजा के शांतिपूर्ण केंद्र बन गए। स्तूप, जिन्हें विशेष रूप से बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्थानों में या उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं वाले स्थानों पर बनाया गया था, वे पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में उभरे। और फिर वे राजसी स्तंभ, जो मुख्य रूप से धम्म के प्रचार और शांति के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए बनाए गए थे। बात सिर्फ इमारतों की नहीं थी। गौतम बुद्ध के जीवन के हर एक प्रमुख पड़ाव को शक्तिशाली दृश्य प्रतीकों में ढाल दिया गया। जन्म के लिए कमल या सांड, गृह त्याग को दर्शाने के लिए घोड़ा, पहले उपदेश का प्रतीक वो प्रसिद्ध चक्र, त्रिरत्न के लिए त्रिशूल, निर्वाण की प्राप्ति दर्शाने वाले पद चिन्ह और अंततः महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप।
ये ऐसे प्रतीक बन गए जिन्हें कोई भी उपासक तुरंत पहचान कर उनसे गहराई से जुड़ सकता था। आगे बढ़ने से पहले जरा इस शब्द की जड़ को समझते हैं। जैन शब्द असल में जिन से बना है और जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन रुकिए, यहाँ किसी युद्ध के मैदान को जीतने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उस इंसान की जिसने अपने ही अंदर के दुश्मनों को हरा दिया है, जैसे गुस्सा, मोह और अहंकार। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी कमाल की आध्यात्मिक जीत पर टिकी है। अब ये रास्ता किसी एक दिन में तो बना नहीं, समय समय पर कई महान गुरुओं ने इसे आकार दिया, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म की पूरी नींव इन 24 तीर्थंकरों की एक महान श्रृंखला पर खड़ी है। इसकी शुरुआत की थी पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने, जिन्हें संस्थापक माना जाता है। फिर अजितनाथ और संभवनाथ जैसे गुरु आए। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, लेकिन इस पूरे दर्शन को बिल्कुल शिखर तक ले जाने वाले 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। असल मायनों में वही इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। चलिए अब उन उसूलों की बात करते हैं जिन पर ये पूरा धर्म टिका हुआ है, यानी 5 महाव्रत। दिलचस्प बात यह है कि पहले 4 महाव्रत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने ही दे दिए थे। ये थे सत्य यानी कभी झूठ न बोलना, अहिंसा यानी किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, अस्तेय जिसका मतलब है चोरी या ठगी न करना, और अपरिग्रह यानी धन दौलत इकट्ठा न करना। लेकिन इस पूरे सिस्टम को पूरा किया भगवान महावीर ने, जब उन्होंने इसमें 5वां और सबसे अहम महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। आज का जैन धर्म इन्हीं 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। तो अब जरा भगवान महावीर की अपनी जिंदगी की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। 30 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई आम इंसान शायद ही ले सके। राजसी सुख सुविधाएं छोड़कर वो सन्यासी बन गए। इसके बाद पूरे 12 साल तक घोर तपस्या की, तब जाकर उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिला, और अंत में 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये सच में एक बेहद प्रेरणादायक सफर है। आपको पता है संन्यास लेने से पहले उनकी जिंदगी कितनी ऐशो आराम वाली थी? उनका जन्म वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम था वर्धमान। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के एक बहुत प्रभावशाली राजा थे और माता त्रिशला थीं। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शिनी। सोचिए, इतना संपन्न परिवार, राजपाट, लेकिन सत्य की तलाश के लिए उन्होंने ये सब कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग दिया। और हाँ, ये त्याग कोई आसान काम नहीं था। घर छोड़ने के बाद 12 सालों तक उन्होंने जो तपस्या की, उसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें आखिर कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जीवन का सबसे ऊंचा ज्ञान है, जहां इंसान अपनी हर इच्छा और अपनी हर इंद्रिय पर 100% जीत हासिल कर लेता है। अब जब इतना बड़ा ज्ञान मिल गया तो इसे अपने तक कैसे रखा जा सकता था? भगवान महावीर ने इसे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाया। उन्होंने संस्कृत जैसी मुश्किल भाषा के बजाय अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जो उस वक्त आम जनता बोलती थी। उनके सबसे पहले शिष्य बने जमाली। हालांकि इतिहास का एक बड़ा ही रोचक पहलू ये भी है कि आगे चलकर इसी जमाली ने उनके कुछ सिद्धांतों का कड़ा विरोध भी किया था। जिंदगी भर लोगों को रास्ता दिखाने के बाद 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने बिहार के नालंदा के पास पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज उसी पावापुरी में उनकी पवित्र समाधि है। अगर आप देखें तो ये जगह आज न सिर्फ जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट्स और ज्ञान की तलाश करने वालों को अपनी तरफ खींचती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उनके जाने के बाद ये सारा ज्ञान सुरक्षित कैसे रहा? यहीं पे जैन सभाओं का रोल आता है। इस ज्ञान को बचाने के लिए 2 बहुत बड़ी ऐतिहासिक जैन सभाएं हुई। पहली सभा 300 ईसा पूर्व में महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। फिर सदियों बाद, सोचिए लगभग 800 साल बाद, 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में दूसरी सभा हुई। भानुगुप्त के समय हुई इस सभा की अध्यक्षता शमाश्रमण ने की। इन्हीं सभाओं की वजह से ये दर्शन आज तक जिंदा है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है, इंसानी विचारों में बदलाव आना बहुत स्वाभाविक है।
जैन धर्म में भी यही हुआ और ये मुख्य रूप से दो बड़े संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जिन्होंने जैन गुरु स्थूल भद्र के विचारों को माना और दूसरी तरफ दिगंबर जो गुरु भद्रबाहु के नक्शे कदम पर चले। ये बंटवारा सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि ये सोचने के तरीके और मान्यताओं का एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव था। अगर हम इन दोनों में फर्क देखें तो इनके तौर तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, वहीं दिगंबर संप्रदाय में किसी भी तरह के कपड़े पहनने की सख्त मनाही है और वे नग्न मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प बहस है खाने को लेकर। श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिलने के बाद भी इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, जबकि दिगंबर इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। और बात सिर्फ कपड़ों या खाने तक नहीं रुकी, मोक्ष और इतिहास को लेकर भी दोनों में गहरे मतभेद हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का पक्का विश्वास है कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं, यहाँ तक कि वो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी को भी एक स्त्री ही मानते हैं। इसके बिल्कुल उलट दिगंबर संप्रदाय मानता है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता और उनके हिसाब से 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष थे। इन सब अलग अलग मान्यताओं से थोड़ा पीछे हटकर आइए जैन धर्म की उस कोर फिलॉसफी को समझते हैं जो इसके एकदम सेंटर में है। ये सच में बहुत अनोखी है। देखिए, जैन धर्म दुनिया को बनाने वाले किसी ईश्वर या रचयिता को नहीं मानता, लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, ईश्वर को न मानने के बावजूद वे आत्मा के होने पर 100% यकीन करते हैं। और क्योंकि आत्मा अमर है, इसलिए उनका पुनर्जन्म पर भी पूरा विश्वास है ना कमाल का बैलेंस। अब अगर हम इसकी तुलना उस समय के दूसरे बड़े दर्शन यानी बौद्ध धर्म से करें तो रास्ते एकदम अलग नजर आते हैं। जैन धर्म में अहिंसा के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त है। यहाँ मोक्ष पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कठोर सन्यासी जीवन। ये रास्ता सच में बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म ने अहिंसा को थोड़ा आसान रखा। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, जहां एक इंसान गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है। इतने ऊंचे और महान विचार होने के बावजूद इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। मौर्य काल के बाद का जो समय आया, उसमें जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों को एक बड़े पतन का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? राजाओं का सपोर्ट छिन जाना। मौर्योत्तर काल के नए शासकों ने इन्हें वो राजकीय संरक्षण नहीं दिया जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजाओं से इन्हें मिला करता था। इसी उथल-पुथल के बीच इन दोनों धर्मों का फैलाव भी अलग-अलग तरह से हुआ। बौद्ध धर्म तो समंदर पार करके दुनिया भर में फैल गया, लेकिन जैन धर्म वो मुख्य रूप से भारत की सीमाओं के अंदर ही सिमटा रहा। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के महाव्रत इतने ज्यादा सख्त थे कि नई और दूर की संस्कृतियों के लिए उन नियमों का पालन करना लगभग नामुमकिन सा था। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। बिना किसी राजा के सपोर्ट के और इतनी चरम अहिंसा और इतने कठोर तप वाले दर्शन के साथ जैन धर्म ने उस मौर्योत्तर काल के मुश्किल दौर को कैसे पार कर लिया? शायद यही उस अजय जिन यानी उस असली विजेता की भावना का जादू है जिसने आज भी इस दर्शन को इतना जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखा है। महान मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध का पूरा लैंडस्केप बहुत तेजी से बदला। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े वंशों शुंग, कण्व और कुषाण का दबदबा रहा। लेकिन यह दौर एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव का भी था। एक तरफ इस मौर्योत्तर काल में ब्राह्मणवाद पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और इसे सत्ता का पूरा सपोर्ट मिला, पर वहीं दूसरी तरफ इसी समय के दौरान बौद्ध और जैन धर्म की इमारतों और उनके अनुयायियों को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया। एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये साफ समझ आता है कि यह दौर आस्था और राजनीति के बीच एक बहुत ही गहरे टकराव का दौर था। जरा इस वंशावली ग्राफ को देखिए, ये पूरा इतिहास समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है हर्यक वंश से, फिर शिशुनाग और नंदवंश, फिर आता है मौर्य वंश जो कि इस साम्राज्य का एकदम पीक या यूं कहें कि सुनहरा दौर था। इसके बाद शुंग और कण्व वंश आते हैं और फिर आता है दूसरा बड़ा पीक गुप्त साम्राज्य। आगे चलकर पाल, सेन और कर्नाट वंश का समय आता है। हमारे सोर्सेस साफ बताते हैं कि इसके बाद बिहार कई छोटे छोटे क्षेत्रीय हिस्सों में बंट गया और अंत में तुर्कों की सत्ता स्थापित होने के साथ ही यहाँ प्राचीन काल का पर्दा गिर गया। पुष्यमित्र शुंग ने जो शुरुआती कदम उठाए वो बहुत ही गजब की रणनीति का हिस्सा थे। सबसे पहले तो 185 ईसा पूर्व में उन्होंने शुंग वंश की नींव रखी।
फिर जो दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो था राजधानी को ऐतिहासिक शहर पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा शिफ्ट करना। अब ये सिर्फ कोई शहर बदलने वाली बात नहीं थी, ये पावर सेंटर को पूरी तरह से शिफ्ट करना था। और तीसरा काम, उन्होंने अपने बेटे अग्निमित्र को उसी विदिशा का गवर्नर यानी प्रांतपति बना दिया। मतलब सत्ता अब पूरी तरह से परिवार की मुट्ठी में थी। अच्छा, सत्ता और धर्म के साथ साथ इस दौर में एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, भाषा का। मौर्योत्तर काल में संस्कृत भाषा का रुतबा अचानक से बहुत बढ़ गया। राजकाज से लेकर बड़े बड़े बौद्धिक विमर्शों तक संस्कृत को एक नई और बहुत ही ऊंची पहचान मिलने लगी थी। अपनी ताकत और संप्रभुता को पूरे भारतवर्ष में साबित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इन भव्य शाही अनुष्ठानों के मुख्य पुरोहित कोई और नहीं बल्कि खुद महान विद्वान पतंजलि थे। सोचिए, सत्ता और शास्त्र का क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन था ये। 84,000, जी हाँ, ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथों में ये बाकायदा दर्ज है कि महान सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे, उन्हें पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवा दिया था। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से सिर्फ उन दावों की बात कर रहे हैं जो इन ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखे गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि उस समय की राजनीतिक नीतियों, पुरानी व्यवस्थाओं को मिटाने पर किस कदर केंद्रित थीं। इसी बीच मगध पर एक बहुत बड़ा बाहरी संकट मंडराया। कलिंग के बेहद शक्तिशाली राजा खारवेल ने मगध पर एक जोरदार हमला बोल दिया, लेकिन इस हमले का एक बहुत ही खास मकसद था। खारवेल ने मगध से जीन की मूर्ति को वापस हासिल किया और उसे पूरे सम्मान के साथ दोबारा कलिंग ले गए। यह हमला सिर्फ जमीन हड़पने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी खोई हुई धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वापस लाने का एक बहुत ही नाटकीय अभियान था। इतिहास की गुत्थियां कैसे सुलझती हैं, जरा ये देखिए। मशहूर हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि जब खारवेल ने आक्रमण किया था तब मगध का राजा बृहस्पति था। अब आप सोचेंगे ये बृहस्पति कौन आ गया बीच में? दरअसल इतिहासकारों में जब गहराई से इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये बृहस्पति कोई और नहीं बल्कि खुद पुष्यमित्र शुंग ही था। इस शाही रोमांस का मंच तो पहले ही तैयार हो चुका था। जैसा कि हमने पहले देखा, पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतपति बना दिया था। अब अग्निमित्र के पास सत्ता थी, ताकत थी और विदिशा का एक बहुत ही शानदार राजदरबार था। इसे शाही दरबार में कहानी एक नया मोड़ लेती है। दरबार में मालविका नाम की एक बेहद खूबसूरत युवती नृत्य सिखाने आती है। अग्निमित्र और मालविका की नजरें मिलती हैं और राजकुमार अग्निमित्र मालविका के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। ये कोई ऐसा वैसा आकर्षण नहीं था, ये प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने सारी शाही बंदिशों को तोड़कर लव मैरिज यानी प्रेम विवाह कर लिया। उस जमाने के राजमहलों की सख्त पाबंदियों को देखते हुए यह सच में एक बहुत ही साहसिक कदम था। और ये प्रेम कहानी समय के पन्नों में कहीं खोई नहीं, इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। महान संस्कृत विद्वान कालिदास ने अग्निमित्र और मालविका की इसी कहानी को अपने मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम में उतारा। सोचिए, जो लोग कभी विदिशा के दरबार में सचमुच मौजूद थे, वे कालिदास की कलम के जरिए आज भी साहित्य में जिंदा हैं। तो सबसे पहले शासन स्थापना के इस समय क्रम को समझते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग कालक्रम हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है हमारा स्वदेशी कण्व वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव ने लगभग 75 ईस्वी पूर्व में सत्ता संभाली थी। अब इसके ठीक उलट समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लगभग 30 ईस्वी में कुजुल कड़फिसिस ने भारत में आकर कुषाण वंश की नींव रखी। एक शासन वो था जो अपनी मिट्टी से जुड़ा था और ईस्वी पूर्व का प्रतिनिधित्व करता था, और दूसरा एकदम नया विदेशी उबाल था जो ईस्वी के शुरुआती दौर में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि कण्व वंश आखिर अपना राज्य चलाता कैसे था। इन स्रोतों से एकदम स्पष्ट होता है कि इनकी नीतियां बहुत ही रूढ़िवादी थीं। इनका पूरा जोर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने पर था, और जब राज्य का ध्यान ब्राह्मणवाद पर इतना ज्यादा हो तो भाषा के रूप में संस्कृत की अहमियत सबसे ऊपर होना स्वाभाविक था। लेकिन इन पॉलिसीज का नतीजा क्या हुआ? कण्व शासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बिल्कुल समर्थन नहीं दिया। इन्हें राज्य की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिला। सोचिए जरा, जब इन धर्मों को मानने वाला आम जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो गया होगा तो उनका सवेरा लंबा कैसे टिकता।
अब अगर इन दोनों साम्राज्यों के आकार और भौगोलिक विस्तार की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अंतर दिखाई देता है। एक तरफ देखिए, कण्व वंश के चलते मगध साम्राज्य लगातार सिकुड़ता चला गया। हालात ये हो गई कि वो सिर्फ एक शहर यानी पाटलिपुत्र तक ही सीमित कर रह गया। दूसरी तरफ देखिए कुषाण साम्राज्य का आकार। स्रोत बताते हैं कि भले ही ये विदेशी वंश थे जो बाहर से आए थे, लेकिन इनका प्रभाव और विस्तार इतना व्यापक था कि इनकी राजधानियां एक नहीं बल्कि दो जगह स्थापित थी, पेशावर और मथुरा में। एक तरफ सिमटता हुआ पाटलिपुत्र और दूसरी तरफ पेशावर से मथुरा तक की विशालता। ये तो हम सब जानते हैं कि जब कोई महान साम्राज्य सिर्फ एक पाटलिपुत्र जैसे शहर तक सिमट जाए तो उसका आगे टिक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कण्वा वंश की इस लगातार बढ़ती कमजोरी का फायदा किसी न किसी शक्तिशाली राज्य को तो उठाना ही था। यहाँ स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर बताता है कि आखिरकार दक्षिण के ताकतवर आंध्र सातवाहनों ने एक बड़ा और आक्रामक प्रहार किया और कण्वा वंश को पूरी तरह उखाड़ फेंका। एक नए राजवंश ने आकर इस बचे खुचे शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। चलिए अब वापस उस विशाल कुषाण साम्राज्य की तरफ चलते हैं, क्योंकि इनके शासन करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। कुषाणों ने मगध पर सीधे आक्रमण करके राज करने के बजाय एक शातिर और अप्रत्यक्ष रास्ता चुना। उन्होंने गुप्त शासकों को अपना सामंत यानी अपना अधीन शासक बनाकर मगध की गद्दी पर बिठा दिया। इस व्यवस्था में सत्ता का ढांचा बिल्कुल क्लियर था। सबसे ऊपर विशाल कुषाण बैठे थे और उनके ठीक नीचे उनके प्रतिनिधि की तरह गुप्त शासक मगध चला रहे थे। बिना किसी डायरेक्ट टकराव के एक दूर के केंद्र से राजनीति चलाई जा रही थी। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा और मजेदार ट्विस्ट आता है। कुषाणों की इस अप्रत्यक्ष नीति का असर आगे चलकर काफी विडंबनापूर्ण रहा। स्रोत हमें बताते हैं कि शुरुआती दौर में तो गुप्त शासकों ने बहुत वफादारी से कुषाणों के सामंत बनकर काम किया, पर इस दौरान उन्होंने राज्य चलाने की हर बारीक रणनीति सीख ली और जैसे ही वक्त थोड़ा बदला और उनकी सैन्य ताकत बढ़ी, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस तरह उन्होंने खुद के गुप्त वंश की नींव रख दी। कुषाणों ने अनजाने में ही एक आने वाले सुनहरे युग के नए राजवंश को तैयार कर दिया था। वैसे कुषाणों की कहानी सिर्फ राजनीति, सामंतों और राजधानियों तक महदूद नहीं थी। इस दौर ने कुछ ऐसे महान लोगों को देखा जिनका प्रभाव सदियों तक बना रहा। स्रोत के मुताबिक कुषाणों के सबसे महान और प्रतापी शासक का नाम था कनिष्क, जिनकी शान से भरी कहानियां आज भी इतिहास में मशहूर हैं। और सुनिए, सिर्फ राजकाजी मामलों में ही नहीं, ज्ञान विज्ञान में भी ये युग कमाल का था। कुषाण शासन के इस दौर में ही महान चिकित्सक चरक रहा करते थे। चरक का आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति में इतना बड़ा योगदान है कि आज तक लोग उन्हें उसी श्रद्धा से पढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों में 275 ईस्वी का साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। यही वो समय था जब श्रीगुप्ता ने गुप्ता साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे समझना जरूरी है। शुरुआती दौर में श्रीगुप्ता पूरी तरह से स्वतंत्र राजा नहीं थे। उन्होंने कुषाणों के सामंत यानी एक सबॉर्डिनेट रूलर के रूप में मगध पर शासन शुरू किया था और अपनी सत्ता और स्थिति को थोड़ा मजबूत दिखाने के लिए उन्होंने महाराज की उपाधि धारण कर ली थी। इस दौर के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? प्रसिद्ध चीनी यात्री आयत सिंह के विवरण से एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिलती है। आयत सिंह के मुताबिक श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। उनके बाद कमान आई उनके बेटे घटोत्कचा के हाथों में। उन्होंने भी बिल्कुल अपने पिता की ही तरह कुषाणों के सामंत रहते हुए शासन किया, लेकिन कोशिश थोड़ी और आगे बढ़ाने की थी। इसलिए उन्होंने खुद को श्री महाराज बुलवाना शुरू किया। लेकिन इस वंश को असल शक्ति और पहचान दिलाने वाले शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर माना जाता है और इसका कारण भी बड़ा साफ है। उन्होंने आते ही मगध को कुषाणों के प्रभाव से पूरी तरह आजाद करवा दिया। उनकी सबसे स्मार्ट कूटनीतिक चाल थी लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह करना, जिसके चलते वज्जी का पूरा क्षेत्र उनके हिस्से में आ गया। इस अलायंस का सबसे बड़ा सबूत थे वो खास राजा रानी के सिक्के, जिन पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमारा देवी और दूसरी तरफ साक्षात देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था। और इनके बाद आते हैं इस वंश के एक ऐसे लेजेंड जिनके आगे सब नतमस्तक थे, समुद्रगुप्ता। मशहूर इतिहासकार वीए स्मिथ ने इनकी विशाल विजयों को देखते हुए इन्हें सीधे भारत का नेपोलियन कह दिया था। और मजेदार बात यह है कि समुद्रगुप्ता गर्व के साथ खुद को लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों का नाती कहलाना पसंद करते थे।
बस यहीं से गुप्ता साम्राज्य का रुतबा और प्रभाव लगातार अपने चरम पर पहुंचने लगता है। अब समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कोई एक तरफा नहीं था, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग रूपों का एक अनोखा और कमाल का ब्लेंड था। एक तरफ युद्ध के मैदान में अपनी आक्रामक विजयों और शौर्य के चलते उन्हें प्रक्रमांक शासक के रूप में जाना जाता था, पर दूसरी तरफ उनका दिमाग और साहित्य के प्रति उनकी रुचि इतनी गहरी थी कि उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली हुई थी। एक ही शासक जो युद्ध में खतरनाक हो और साहित्य में उतना ही निपुण, यह अपने आप में अद्वितीय है। अगर इस कविराज वाली बात पर यकीन न हो तो पुरातात्विक खुदाइयों में मिले इन सिक्कों पर ध्यान दीजिए। इनमें समुद्रगुप्त को खुद वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये इस बात का सबसे ठोस और खूबसूरत प्रमाण है कि वो सिर्फ एक कठोर विजेता नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही गहरा संगीत प्रेमी और कलाकार भी हमेशा मौजूद था। इस पूरे स्वर्णिम युग में एक चीज जो लगातार स्थिर और मजबूत रही, वो थी इनकी प्रशासनिक राजधानी। गुप्ता शासकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का केंद्र हमेशा एक ही जगह रखा। उन्होंने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में ही स्थापित रखा। ये इतनी मजबूत जगह थी कि इसने इस पूरे साम्राज्य के सच्चे दिल की तरह काम किया। सत्ता और युद्ध के अलावा इन शासकों ने ऐसी शैक्षिक विरासत भी छोड़ी जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। कुमारगुप्त के शासनकाल में महान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सिर्फ एक आम विद्यालय नहीं था, इसने पूरे क्षेत्र को दुनिया भर के लिए शिक्षा, विज्ञान और ज्ञान का एक मैसिव ग्लोबल हब बना दिया। खैर, इतिहास का पहिया घूमता है और किसी भी महान साम्राज्य का आकार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इस पूरे क्षेत्र में एक ड्रामेटिक ऐतिहासिक बदलाव आया। बिहार का वो विशाल एकजुट क्षेत्र टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट गया, और इसी स्प्लिंटरिंग का नतीजा था कि यहाँ नए क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें कर्नाता, सेना और पालावंश शामिल थे। इस नए बदलाव को और करीब से समझने के लिए 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना जरूरी है। इतिहास में इस दौर को पूर्व मध्यकाल या अर्ली मिडीवल पीरियड कहते हैं। ये एक ऐसा समय था जहां पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थी और नए ढांचे बन रहे थे, जिसने आगे चलकर पाला साम्राज्य के मजबूत उदय के लिए पूरी तरह से स्टेज सेट कर दिया। और फिर आता है 750 ईस्वी। केओस के इस माहौल के बाद इस साल एक नए और सशक्त नेता गोपाल ने आकर सफलतापूर्वक पाला वंश की स्थापना की। आखिरकार एक नई मजबूत क्षेत्रीय शक्ति उभर चुकी थी और एक नए चैप्टर की नींव रखी जा चुकी थी। पाल वंश ने आते ही अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी एजुकेशन और बौद्ध धर्म पर उनका अत्यधिक जोर। गोपाल ने गद्दी पर बैठते ही बौद्ध धर्म की शिक्षा और संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए ओदांतापुरी में एक शानदार महाविहार की स्थापना कराई। गोपाल के बाद 770 से 810 ईस्वी तक का दौर आया धर्मपाला के गौरवशाली शासन का। वो सच में एक अत्यंत योग्य शासक थे और बौद्ध धर्म के एक काफी मजबूत समर्थक भी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई बौद्ध मठों का निर्माण करवाया, लेकिन इनकी सबसे महान उपलब्धि जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता वो थी अंगा क्षेत्र में प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहारा बनवाना, जो आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध बन गया। अगर इन दोनों महान शैक्षिक केंद्रों ओदंतपुरी और विक्रमशिला को एक साथ कनेक्ट करके देखें तो एक काफी क्लियर तस्वीर बनती है। ये दर्शाता है कि पाला वंश के राजाओं ने एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी बिना रुके बौद्ध शिक्षा और ज्ञान की लौ को जलाए रखा और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी पाला वंश काफी विकसित हो रहा था। देवपाला के आते ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक शिफ्ट देखने को मिला। उन्होंने अपनी राजधानी को उठाकर सीधे मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ये बस जगह बदलना नहीं था, बल्कि अपनी पकड़ को और मजबूत करने का एक बेहद स्ट्रेटेजिक कदम था। तो आइए इस पूरे ऐतिहासिक उत्तराधिकार क्रम को एक बार क्रोनोलॉजिकली देख लेते हैं। शुरुआत होती है संस्थापक गोपाल से, उसके बाद आते हैं महान धर्मपाला, फिर राजधानी बदलने वाले देवपाला, उनके बाद महिपाला और आखिर में आते हैं रामपाला। एक के बाद एक इन प्रतापी शासकों के नेतृत्व में इस वंश ने काफी लंबे समय तक अपना शासन बनाए रखा। लेकिन इस लंबी और महान कथा का आखिरकार 1120 ईस्वी के आने तक अंत हो ही गया।
बंगाल और बिहार क्षेत्र में जहां कभी पाला वंश का शासन अपराजित रूप से चला, वहीं तुर्की आक्रमणों और विजयों के चलते इनकी राजनीतिक शक्ति खत्म हो गई। सबसे पहला पड़ाव है कर्नाट वंश। ये एक ऐसा युग है जिसे मिथिला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनका पूरा जीवन चक्र समझना बहुत जरूरी है। 11वीं सदी के आखिर में, सटीक रूप से कहें तो 1097 ईस्वी में नांदेदेव ने इस वंश की नींव रखी थी। फिर सीधे आते हैं 1324 ईस्वी पर, जब ग्यासुद्दीन तुगलक के बड़े हमले ने इस साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और फिर 14वीं सदी के अंत तक आते आते ये वंश पूरी तरह पतन की ओर चला गया। इनका विस्तार सिर्फ उत्तर बिहार तक ही सीमित नहीं था। नान्यदेव के बेटे गांगदेव ने एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने नेपाल के पूर्वी हिस्से में स्थित सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इससे साफ पता चलता है कि इनका भौगोलिक दायरा सच में कितना विशाल और सुदृढ़ था। और इसे स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? ये कितनी बड़ी बात है कि इस दौर ने सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि अपनी कलम और बोली से इतिहास रचा। जी हाँ, इसी समय मैथिली भाषा का बड़े पैमाने पर जो विस्तार हुआ वो वाकई बेमिसाल था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि एक ही राजवंश के दो शासकों ने बाहरी हमलों से बचने के लिए एकदम अलग अलग रास्ते चुने। जब बख्तियार खिलजी का हमला हुआ तो राजा नरसिंह देव ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने नजराना और भारी धन देकर संधि कर ली और साम्राज्य बच गया। लेकिन दूसरी तरफ 1324 में जब गयासुद्दीन तुगलक ने हमला किया, तब राजा हरी सिंह ने युद्ध लड़ा। वो हार गए और उन्हें नेपाल भागना पड़ा। मतलब मध्यकालीन राजनीति में रणनीतियां कैसे एकदम अलग अलग नतीजे ला सकती हैं ना। अब इसी उथल पुथल वाले दौर की एक और अहम ताकत की ओर बढ़ते हैं, सेन वंश। सेन वंश मुख्य रूप से बंगाल के इलाके पर राज करता था और इसकी स्थापना सामंत ने की थी। भले ही इनका केंद्र बंगाल था, लेकिन पूरब की ओर बढ़ते इस्लामी आक्रमणकारियों को रोकने में या उस पूरे राजनीतिक माहौल में इनकी भूमिका काफी बड़ी थी। साल 1205 ईस्वी, इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़। इसी साल बख्तियार खिलजी ने शासक लक्ष्मण सेन के नेतृत्व वाले सेन वंश पर अपना भयंकर आक्रमण किया था। इस एक घटना ने उस पूरे क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस भयंकर बदलाव के बाद क्या होता है। यहाँ शुरुआत होती है वैनवार वंश की, जिससे हम एक नए सांस्कृतिक पुनरुज्जागरण के रूप में देख सकते हैं। वैनवार वंश की राजनीतिक स्थिति काफी अनोखी थी। इसे बिहार में अप्रत्यक्ष रूप से फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, मतलब इन्हें दिल्ली सल्तनत का समर्थन प्राप्त था। लेकिन सत्ता का चक्र तो घूमता ही है, और जैसे जैसे मुगलों की ताकत बढ़ी, मुगलों के हाथों ही इस वंश का अंत भी हो गया। लेकिन पतन से पहले इन्होंने साहित्य को जो दिया वो अनमोल है। वैनवार वंश के पहले राजा महाराजा शिव सिंह के संरक्षण में महान मैथिली कवि विद्यापति ने अपनी कई शानदार रचनाएं की। आज भी विद्यापति के गीत मिथिला की हवाओं में गूंजते हैं। यह दिखाता है कि राजनैतिक संरक्षण से कला किस शानदार ऊंचाई तक पहुंच सकती है। अब इन शास्त्रीय राजवाड़ों से थोड़ा अलग चलते हैं। बात करते हैं एक बेहद ताकतवर सत्ता की, शक्तिशाली जनजातीय चेरो साम्राज्य की। भले ही ये एक जनजातीय या ट्राइबल वंश था, लेकिन इनकी ताकत किसी बड़े साम्राज्य से कम नहीं थी। इनका पूरा दायरा काफी विस्तृत था। शाहबाद यानी भोजपुर और सासाराम से लेकर चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पलामू तक फैले इलाके। इतने बड़े रणनीतिक क्षेत्र को कंट्रोल करना इनकी बेहतरीन सैन्य और प्रशासनिक ताकत का सबूत है। और सबसे अहम बात, हर महान साम्राज्य को एक महान नेतृत्व की जरूरत होती है। इस साम्राज्य को चरम पर ले जाने वाले थे उनके सबसे प्रतापी शासक राजा मेदिनी राय। इनके राज में ये जनजातीय साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर था। इनका उत्थान और पतन बेहद नाटकीय रहा। एक तरफ इतने सारे जिलों में फैला इनका मजबूत जनजातीय नेटवर्क जो इन्हें अजेय बनाता था, और दूसरी तरफ 1660 ईस्वी में औरंगजेब का आदेश, जिसके बाद इस पूरे साम्राज्य को हराकर मुगल सत्ता में मिला लिया गया। एक शानदार साम्राज्य का यह एक दुखद लेकिन ऐतिहासिक अंत था। इस विश्लेषण के आखिरी अध्याय में अब बात करते हैं भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासन की। इस घटनाक्रम को 3 स्पष्ट स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अलाउद्दीन खिलजी का बिहार पर हमला। इस भारी उथल पुथल के बीच आया दूसरा स्टेप, जब मूल रूप से उज्जैन के रहने वाले राजा मुकुंद ने शाहबाद के एक छोटे से इलाके में अपनी सत्ता कायम की। और तीसरा स्टेप है इनकी दीर्घायु।
भोजपुर और शाहाबाद के इस इलाके में उज्जैन वंशीय शासकों ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वो 15वीं सदी के अंत तक राज करते रहे। तो इस ऐतिहासिक सफर के अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। कर्नाट वंश की भाषा से लेकर चेरो जनजातियों के शौर्य और उज्जैन वंश की स्थानीय पकड़ तक, इन 5 बिल्कुल अलग अलग राजवंशों ने सामूहिक रूप से आधुनिक बिहार की मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नींव को कैसे तैयार किया। इन सभी ने अपने अपने तरीके से इस क्षेत्र की जो पहचान घड़ी है वो सचमुच बेमिसाल है। इस पूरे सफर को समझना और इतिहास की इन परतों को खोलना वाकई बहुत ही शानदार अनुभव रहा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।